जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में। और अपनी जो आगे पार्ट है आपका शाब्दी पब्लिकेशन की राजस्थानी भाषा साहित्य ग्रंथ अकादमी की छोटी सी बुकलेट आई थी, जिसमें जो टॉपिक है राजस्थानी भाषा साहित्य का वो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का पार्ट भी है। और ये जो पार्ट है वो 4th ग्रेड एग्जाम हाईकोर्ट का पार्ट भी है। तो बच्चे बार बार कह रहे थे कि टॉपिक हार्ड लगता है, थोड़ा जटिल लगता है पढ़ने में, तो इसको मैंने समराइज करके शॉर्ट के माध्यम से यूट्यूब पे करा रहा हूँ। 4 पार्ट कराऊंगा। 4 पार्ट में कंप्लीट राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा का उद्भव, राजस्थानी भाषा का विकास कालक्रम और राजस्थानी भाषा की गद्य पद्य की शैलियाँ, साहित्य की विधा, और इसके अलावा राजस्थान के महत्वपूर्ण साहित्यकार, राजस्थान के साहित्य काल विभाजन और राजस्थान के साहित्य अकादमी, उनकी पत्रिकाएं और साहित्य अकादमी के युवा जो पुरस्कार वर्तमान में दिए गए हैं, ये पार्ट पढ़ेंगे। 4 पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा और साथ साथ में आपके याद भी हो जाएगा, कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास के बारे में। और ये क्लास की बात करेंगे तो ये बुक है, इसी बुक का मैटर मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे कि भी प्रश्न पीछे पूछा गया था, सोनाली जी सुथार का प्रश्न, या इसके अलावा पढ़ेंगे तो पूनमचंद जी गोदारा जी का प्रश्न, या इनके बारे में प्रश्न आ जाए, रामस्वरूप जी किसान का प्रश्न आ जाए, या राजस्थान के शेक्सपियर, विजयदान जी देथा, तमाम साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे, सीताराम जी लालस के बारे में। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति, सबसे पहला हमारा जो पार्ट क्या रहेगा, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई, किस किसने बताया, उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी जो वत्सराज का दरबारी विद्वान था, उद्योतन सूरी ने एक दुर्ग में बैठ करके, दुर्ग कौन सा, जालोर दुर्ग, तो उद्योतन सूरी ने जालोर दुर्ग के भीतर बैठ करके एक साहित्य ग्रंथ लिखा 8वीं शताब्दी के अंदर। और ग्रंथ का जो नाम था वो क्या था, कुवल्यमाला। तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, और वह ग्रंथ कौन सा है, कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की। कुवल्यमाला जो ग्रंथ था, इस कुवल्यमाला ग्रंथ के अंदर इन्होंने कुल 18 तो देसी भाषाओं का वर्णन किया, और इन्होंने राजस्थानी भाषा को जो नाम दिया दोस्तों, वह क्या नाम दिया, मरु भाषा नाम दिया। तो एक प्रश्न आएगा, इन्होंने राजस्थानी भाषा को क्या नाम दिया, मरु भाषा नाम दिया। कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया, कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया। अबुल फजल ने आईने अकबरी के अंदर, अबुल फजल ने आईने अकबरी के अंदर, आईने अकबरी के अंदर कौन सी भाषा का उल्लेख किया है, मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है। जॉर्ज अब्राहम गिर्शन ने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन किया। राजस्थानी भाषा का जो वैज्ञानिक जो विभाजन है वह किसने किया, जॉर्ज अब्राहम गिर्शन ने। और कब किया, तो जॉर्ज अब्राहम गिर्शन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को क्या नाम दिया, राजस्थानी नाम दिया। तो सबसे पहले इन्होंने राजस्थानी भाषा को नाम क्या दिया, राजस्थानी भाषा नाम दिया। और किताब थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो किताब का नाम पढ़ेंगे, किताब का नाम क्या है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्णन दिया 1912 के अंदर। और इन्होंने कुल कितनी बोली बताई, हमारी 5 बोली बताई, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और मध्य राजस्थानी। तो 5 भाषाओं का उल्लेख किया 1912 के अंदर। किताब कौन सी था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। हमारी भाषा को क्या नाम दिया, राजस्थानी भाषा नाम दिया। किसने किया, तो जॉर्ज अब्राहम गिर्शन ने किया है। और बात करेंगे 17वीं शताब्दी के अंदर राजस्थानी भाषा के लिए जो नाम मिलता है वो नौ बोली छंद के अंदर। और 18वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी के अंदर 8 देसरी गुजरी के अंदर भी राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा का वर्णन मिलता है। और इसके बाद में एलपी टेसिटोरी की बात करते हैं तो यह इटली के उदिने गांव के थे। और इन्होंने 1918 के अंदर एक ग्रंथ लिखा, द कौन सा, द एंटिक्वेरी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कौन सा, द एंटिक्वेरी ग्रंथ लिखा। तो एंटिक्वेरी के अंदर इन्होंने 2 भाषाएं बताई थी, एक तो कौन सी, डिंगल बताई, और एक कौन सी, पिंगल बताई थी। और डिंगल का हेरोज पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था, किसने कहा था, एलपी टेसिटोरी ने कहा था। तो ये हमारी भाषा की उत्पत्ति के नामकरण मिलेंगे। अब पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का विकास। देखो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव माना जाता है ना, तो वह कब से मानते हैं, 11वीं शताब्दी से हमारी भाषा का उद्भव मानते हैं। लेकिन राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, इसके ऊपर और किसी भाषा का प्रभाव नहीं पड़ा। तो राजस्थानी भाषा तटस्थ रूप से जो डेवलप हुई थी ना, तो वह कौन सी शताब्दी के अंदर, 16वीं शताब्दी के अंदर। राजस्थानी भाषा का जो
गोल्डन एरा मानते हैं। राजस्थानी भाषा का जो गोल्डन एरा रहा है वह कौन सा समय रहा है? 17वीं से 18वीं शताब्दी। तो 17वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी राजस्थानी भाषा का स्वर्णिम काल रहा है। तो ये हमारी राजस्थानी भाषा का स्वर्णिम काल रहा है। राजस्थानी भाषा को नागर जो काल, राजस्थानी भाषा के कालक्रम पढ़ेंगे तो कालक्रम दे रखे हैं। 1000 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है, 1000 ईस्वी का जो समय अवधि है, इसको क्या बोलते हैं? नागर काल कहते हैं। गुर्जरी काल कौन सा है? गुर्जरी काल जो पढ़ेंगे 11वीं से लेकर के 13वीं जो शताब्दी थी उसको क्या नाम दिया है? गुर्जरी काल दिया है। प्राचीन राजस्थानी किसे बोलते हैं? 13वीं से लेकर के 16वीं जो शताब्दी है उसको क्या नाम दिया गया है? प्राचीन राजस्थानी। मध्य राजस्थानी कौन सी है? 16वीं से लेकर के 18वीं जो शताब्दी है वह कौन सी है? मध्य राजस्थानी। और 18वीं से लेकर के वर्तमान तक की बात करेंगे तो यह कौन सी है? आधुनिक राजस्थानी। और ये जो हमारी मध्य राजस्थानी है ना, ये मध्य राजस्थानी को राजस्थानी भाषा का क्या कहते हैं? स्वर्णिम काल कहते हैं। तो राजस्थानी भाषा का स्वर्णिम जो एरा कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो वह कौन सा जाएगा? मिडिल राजस्थानी, मध्य राजस्थानी, जो कि 16वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी। अब चलते हैं हमारी भाषा की उत्पत्ति के मत है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे है? नागरी अपभ्रंश से है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागरी अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागरी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये कौन कहते हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन कहते हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी कहते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसी मानी जाती है? सौराष्ट्र अपभ्रंश से है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानी जाती है। यह बात के पक्षधर या मतधर कौन है? तो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी है। लेकिन राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के मत में मोतीलाल मेनारिया क्या कहते हैं? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से, तो सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। इस बात के जो पक्षधर है वह कौन है? मोतीलाल जी मेनारिया। अब चलते हैं हमारी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो जाल पढ़ेंगे, इस जाल को महत्व किसने दिया? ये दिया मोतीलाल मेनारिया ने। तो मोतीलाल मेनारिया ने एक जाल के माध्यम से राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई उनका इन्होंने वर्णन दिया है। हमारी स्ट्रक्चर किस प्रकार से रही? इन्होंने कहा दो प्रधान भाषाएं, सभी भाषाओं की जगत जो जननी है वह कौन सी? संस्कृत। समय बीतता गया, संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं आया, संस्कृत में कोई अपभ्रंश नहीं हुआ। लेकिन हम बात करते हैं जो पाली है ये मराठी क्षेत्र में गई, महाराष्ट्र में गई तो मराठी प्राकृत में डिवाइड हो गई। जब ये मगध क्षेत्र में गई तो मगध प्राकृत बन गई। जब ये गई सूरसेन प्रदेश के अंदर, राजस्थान में भरतपुर धौलपुर जो करौली का क्षेत्र है वो सूरसेन प्रदेश के अंदर आ जाता है, सूरसेन प्रदेश में आ जाता है। और सूरसेन जो प्रदेश है वो सोरसनी प्राकृत में डिवाइड होगी। एक पढ़ेंगे गुर्जरी अपभ्रंश में, एक होगी सोरसनी अपभ्रंश के अंदर। सोरसनी अपभ्रंश से जिन भाषाओं का जन्म हुआ वो कौन सी है? हिंदी और ये पिंगल और ब्रज भाषा का जन्म हुआ। लेकिन सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से कौन सी भाषा जन्मी है? राजस्थानी भाषा जन्मी है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। न केवल राजस्थानी जन्मी बल्कि राजस्थानी के साथ साथ में गुजराती भाषा का जन्म हुआ। और इसी के साथ में पश्चिमी राजस्थान के अंदर साहित्य की एक शैली का जन्म हुआ जो कौन सी है? डिंगल। जबकि पूर्वी राजस्थानी के अंदर पढ़ेंगे, सोरसनी अपभ्रंश में पढ़ेंगे, पिंगल का जन्म हुआ पूर्वी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी में कौन सी है? डिंगल। और आगे पढ़ेंगे साहित्य की कुल दो शैली पढ़ेंगे, एक क्या डिंगल, एक क्या पिंगल। सबसे पहले उत्पत्ति की बात करेंगे। डिंगल है सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से जन्मी, लेकिन सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से डिंगल जन्मी है। लेकिन सोरसनी प्राकृत के सोरसनी अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ? पिंगल का जन्म हुआ। डिंगल कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। जबकि पूर्व में कौन सी प्रचलित है? पिंगल प्रचलित है। डिंगल में जो साहित्य लिखा है वो किसने लिखा है? चारण जाति ने लिखा है। तो इसमें जो साहित्य लिखा है चारण जाति का है। जबकि पिंगल में किसका है? वो भाटों का साहित्य लिखा गया है। जो विशेषता, जो शब्द जैसा बोला जाता है, जो शब्द जैसा उच्चारित होता है, जैसा बोला जाता है, सेम हूबहू डिट्टो वैसा लिखा जाता है डिंगल के अंदर। लेकिन जो शब्द जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता, वो किसमें? पिंगल के अंदर। डिंगल में जो रचना होती है, जो साहित्य होता है, एज ए गीत के रूप में होता है। इसमें साहित्य एज ए गीत के रूप में होता है। और इसमें जो साहित्य की बात करेंगे, छंद काव्य या पद में होता है। छंद काव्य पद या दोहों में होता है। वह रचना कौन सी है? पिंगल है। और आगे चलेंगे पश्चिमी राजस्थान की उपबोलियां। पश्चिमी राजस्थान की उपबोलियां तो हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा का शब्दकोश की बात करते हैं। देखो बात करेंगे तो भाषाओं का सर्वे किया गया।
राजस्थानी भाषाओं का सर्वे किया गया। सर्वे के आधार पे कुल कितनी बोली बांटी गई? 73 बोली बांटी गई है। तो कुल 73 बोलियां बांटी गई है। 73 बोलियों में से 2 प्रधान बोली है, एक तो कौन सी? ढूंढाड़ी बोली है, एक कौन सी? मारवाड़ी बोली है। राजस्थान की जो मानक बोली है कौन सी? मारवाड़ी बोली है। तो राजस्थान की जो पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे, ये जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी की उप बोलियां कौन कौन सी है? तो मेवाड़ी बोली, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, ढटकी, थड़ी, खेराड़ी बोली, नागौरी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, धावड़ी और भीली बोली और ढाटी बोली, ये सारी क्या है? इसकी बोली है। आप पढ़ेंगे ना तो इसकी बोलियां कैसे याद करेंगे? देख लेना आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ की जो बोली पढ़ेंगे तो ये जो बोली पढ़ेंगे ये बोली कैसे आ जाएगी? थड़ी बोली आ जाएगी है। और इसके अलावा बीकानेर और जैसलमेर और कुछ फलोदी का क्षेत्र है तो यहाँ की जो बोली आ जाएगी तो वह बोली कौन सी आ जाएगी? ढटकी बोली आ जाएगी। तो यहाँ बोली कौन सी आ जाएगी? ढटकी बोली आ जाएगी। बाड़मेर की मैं बात करूंगा तो बाड़मेर में जो बोली आ जाएगी कौन सी आ जाएगी? ढाट बोली आ जाएगी है। और राजस्थान के अंदर यहाँ पढ़ेंगे जोधपुर संभाग की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी? मारवाड़ी बोली है। और नागौर की बात करेंगे तो नागौर में कौन सी बोली आ जाएगी? नागौरी बोली आ जाएगी। यहाँ की बात करेंगे राजस्थान का ये शेखावाटी प्रदेश है तो शेखावाटी जो प्रदेश है तो यहाँ की जो बोली है तो वह कौन सी आ जाएगी? शेखावाटी बोली आ जाएगी। इसके अलावा लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, लूणी नदी का जो बेसिन है, लूणी नदी का ये जो बेसिन है, इस लूणी नदी के जो बेसिन के क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं? तो यहाँ बोलते हैं गोड़वाड़ी। तो लूणी नदी के बेसिन के क्षेत्र में जो बोली बोलते हैं वो कौन सी बोलते हैं? गोड़वाड़ी। लुम्बा देवड़ा, लुम्बा देवड़ा ने सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की थी। लुम्बा देवड़ा ने सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो राजस्थान में सिरोही की बोली कौन सी है? तो देवड़ावाटी बोली है। सिंगल अकेले उदयपुर की पूछे, अकेले उदयपुर की पूछे तो कौन सी है? धावड़ी बोली। लेकिन अब बात करेंगे उसमें उदयपुर जिला भी आएगा, राजसमंद भी आएगा, भीलवाड़ा भी आएगा, चित्तौड़गढ़ भी आएगा। तो ये जो क्षेत्र की बात करेंगे इन कंप्लीट क्षेत्र को मिला करके तो इस क्षेत्र की बोली कौन सी है? मेवाड़ी बोली है। और इसके बाद में डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है ये वागड़ क्षेत्र है तो वागड़ क्षेत्र की जो बोली है वह कौन सी है? वागड़ी बोली है। वागड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? वागड़ी बोली है। इसके अलावा अपन बात करेंगे राजस्थान में बूंदी का पश्चिमी बरण क्षेत्र और जहाजपुर भीलवाड़ा का क्षेत्र तो यहाँ पे जो बोली बोलते हैं तो वह कौन सी बोली बोलते हैं? खिराड़ी बोली बोलते हैं। तो खिराड़ी बोली, धावड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, बागड़ी बोली, देवड़ावाटी बोली, गोड़वाड़ी बोली, ढाट बोली, ढटकी बोली, मारवाड़ी बोली, नागौरी बोली, थड़ी बोली और शेखावाटी बोली, ये सारी सारी है ना, ये सारी सारी किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की उपबोलियां। ध्यान देना, मारवाड़ी की 2 खूबी है। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पे ज्यादा कौन सी बोलते हैं? मारवाड़ी बोली बोलते हैं। और राजस्थान की कुल 73 बोलियां हैं। 73 बोलियों में हमारी एक कॉमन बोली कौन सी है? तो मारवाड़ी। हमारी मानक बोली कौन सी? मारवाड़ी। मानक बोली कौन सी? मारवाड़ी। मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी आ जाएगी। तो राजस्थान की अभी तक अपनी बोली पड़ी मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, ढटकी, थड़ी, खिराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, धावड़ी, ये सारी किसकी है? मारवाड़ी की बोली है। और मारवाड़ी की जो शुरुआत हुई ना वो कब से बन जाती है? 8वीं शताब्दी से मानते हैं। अब बात करेंगे नहीं ये ढूंढाड़ी, अपने कौन सी? ढूंढाड़ी। तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अगली जो बोली तो वह कौन सी पढ़ेंगे? ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी की जो बोलियां हैं वह कौन सी है? हाड़ौती। तो ढूंढाड़ी की जो बोलियां कौन सी है? हाड़ौती बोली, अहिरवाटी, मेवाती बोली, रांगड़ी बोली, मालवी बोली, तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी बोली और नागरचोल बोली, किशनगढ़ी बोली, अजमेरी बोली, काठड़ी बोली, पचवारी बोली और जगरोती बोली। तो यहाँ पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर ये जो क्षेत्र है जयपुर का क्षेत्र तो यहाँ पे जो बोली बोलते हैं कौन सी? ढूंढाड़ी बोली। अलवर और जो भरतपुर का क्षेत्र है तो यहाँ पे बोली कौन सी बोलते हैं? मेवाती बोली। और अलवर में बहरोड से लेकर के मुंडावर तक का क्षेत्र, अलवर में बहरोड से लेकर के मुंडावर तक का जो क्षेत्र है तो इस क्षेत्र की जो बोली है वह कौन सी है? अहिरवाटी है। राजस्थान की बात करते हैं, जो खाली धौलपुर की बात करेंगे, धौलपुर की जो बोली है तो वह कौन सी है? काठड़ी बोली। धौलपुर की जो बोली कौन सी है? काठड़ी बोली है। सवाई माधोपुर और धौलपुर का बीच का जो क्षेत्र है तो इसके बीच के क्षेत्र की बोली कौन सी है? नागरचोल बोली। अकेले आपसे करौली की पूछे कि सिंगल करौली की जो बोली है तो वह कौन सी है? जगरोती बोली। तो करौली की बोली कौन सी है? जगरोती बोली। जयपुर का जो क्षेत्र है इस जयपुर के क्षेत्र की जो बोली पढ़ेंगे
तो चौरासी बोली भी है जयपुर के क्षेत्र में, और जयपुर के क्षेत्र की बोली कौन सी है, राजावटी बोली भी आ जाएगी। राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां जो झालावाड़ है, तो राजस्थान की यहाँ की सबसे हार्ड बोली है तो कौन सी आ जाएगी, हाड़ौती बोली। राजस्थान की हार्ड बोली कौन सी, हाड़ौती बोली। और हाड़ौती की जो उपबोली पढ़ेंगे तो वह कौन सी है, मालवी बोली। और मालवी की उपबोली पढ़ेंगे तो कौन सी आएगी, रागड़ी बोली। तो यहाँ पे आएगी उमठवाटी, उमठवाटी। और यहाँ पे आएगी निमाड़ी बोली, और यहाँ पे आएगी रतलामी बोली। तो रतलामी बोली है, निमाड़ी बोली है, उमठवाटी, रागड़ी, ये सारी किसकी बोलियां, मालवी की। मालवी खुद किसकी बोली, हाड़ौती की। हाड़ौती किसकी बोली है, ढूंढाड़ी की बोली है। और एग्जाम में पीछे पूछा गया था कि राजस्थान में मालवी बोली कहाँ बोलते हैं, तो राजस्थान का जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, राजस्थान का जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, तो प्रतापगढ़ के क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं, तो मालवी बोली बोली जाती है। प्रतापगढ़ में कौन सी बोलते हैं, मारवाड़ी बोली, सॉरी मालवी बोली बोलते हैं। और सवाई माधोपुर और दौसा के बीच में, सवाई माधोपुर और दौसा का जो बीच का क्षेत्र है, सवाई माधोपुर की बात करेंगे और दौसा की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो बोली बोलते हैं तो कौन सी बोलते हैं, पचवारी बोली बोलते हैं। तो यहाँ देखो पीछे आप कि सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा से लेकर के सवाई माधोपुर के बीच है, तो पचवारी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है, लालसोट से लेकर के सवाई माधोपुर के बीच में क्षेत्र में बोलते हैं। अब देखो एक दो बोली और गई, किशनगढ़ी और अजमेरी, किशनगढ़ी और अजमेरी। तो यहाँ पे किशनगढ़ी भी ढूंढाड़ी की बोली है, अजमेरी भी किसकी, ढूंढाड़ी की बोली है। तो किशनगढ़ी भी ढूंढाड़ी की, अजमेरी भी किसकी, ढूंढाड़ी की बोली है। और देखो शेखावाटी बोली तो आ गई मारवाड़ी की बोली, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ की जो बोली है वो कौन सी है, तोरावाटी। तोरावाटी जो बोली पढ़ेंगे तो वह किसकी बोली है, वो ढूंढाड़ी की बोली है। ढूंढाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाती है, किस आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। अब जनसंख्या के आधार पर ज्यादा कौन सी है, तो ढूंढाड़ी बोली है। और राजस्थान की आपने पीछे पढ़ते हो कि राजस्थान की जो मानक बोली कौन सी है, तो मारवाड़ी बोली आ जाएगी। राजस्थान के कर्णप्रिय बोली कौन सी है, तो माली बोली है। सबसे हार्ड बोली कौन सी हमारी, हाड़ौती बोली है। राजस्थान में कुल 73 बोली बोली जाती है। 73 बोलियों में से हमारी जो मानक जो बोली है तो वह कौन सी है, मारवाड़ी। और राजस्थानी भाषा जो दिवस बनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस बनाते हैं वह कब बनाया जाता है, 22 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस भी बनाया जाता है। आगे चलते हैं, ये मैंने पीछे करवा ही दिया। और अब देखो 16वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी का टाइम पीरियड है, वहां 17वीं मत करना, 16वीं कर लेना। 16वीं से लेकर के यानी कि मध्य राजस्थानी को क्या बोलते हैं, राजस्थानी भाषा का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, राजस्थानी भाषा की लिपि, राजस्थानी भाषा में शब्दों को मोड़ मोड़ के लिखते हैं, इसी वजह से नाम क्या पड़ गया, मूडिया लिपि पड़ गया। उस मूडिया लिपि का आविष्कारक अकबर का राजस्व सचिव था, वह कौन था, टोडरमल था, जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आया था सबसे लास्ट में। और इसके बाद में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा की जो डिक्शनरी है ना वो किसने तैयार की थी, वो तैयार की है सीताराम जी लालस ने तैयार की है। और कुल कितने खंडों में तैयार किया, कुल 11 खंडों में इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया। लेकिन पूछ लिया आपसे डिंगल का जो डिक्शनरी है, डिंगल की डिक्शनरी है वो किसने तैयार की, वो रामकरण जी असोपा ने तैयार किया है। और भीली जो शब्दकोश है भील जनजाति का, वो किसने तैयार किया, वो थॉमसन ने तैयार किया। बेली थॉमसन ने, डिंगल का रामकरण असोपा ने। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया, तो सीताराम जी लालस ने है। अब देखिए राजस्थानी भाषा की आधुनिक काव्य कृति कौन सी है, राजस्थानी भाषा की आधुनिक जो काव्य कृति है वह कौन सी है, बादली। और बादली किसकी रचना है, ये है चंद्र सिंह जी बिरकाली। ये नोहर में गांव पड़ता है बिरकाली, वहां के साहित्यकार हैं। तो इन्होंने राजस्थानी भाषा की पहली आधुनिक काव्य कृति लूं, डांफर और कवि कालिदास के नाटकों का इन्होंने राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था, चंद्र सिंह जी बिरकाली साहब ने। नेक्स्ट, हिंदी का पहला पूर्ण महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं, कुल 69 सर्ग इसके अंदर शामिल है। राजस्थानी भाषा की पहली कहानी किसने तैयार की, शिवचंद जी भरतिया ने। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास किसने तैयार किया, शिवचंद जी भरतिया ने। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक किसने तैयार किया, शिवचंद जी भरतिया ने। तो कहानी, उपन्यास, नाटक तीनों को लिखने वाले शिवचंद जी भरतिया थे। याद कैसे करें, है कौन सा, देखो कहानी लंबी चलती है, लंबी कहानी में थोड़ी विश्राम की जरूरत पड़ती है। तो कहानी चलती है लंबी, लंबी कहानी में किसकी जरूरत पड़ेगी, विश्राम की जरूरत पड़ गई है, रुकने की। प्रवास क्या बोलता है, रुकने को कहते हैं। तो कहानी में विश्राम की जरूरत पड़ेगी, तो कहानी कौन सी, विश्रांत प्रवास है। अब पढ़ेंगे इसके अलावा राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास,
राजस्थानी भाषा का पहला जो उपन्यास है वह कौन सा है? कनक सुंदरी। तो राजस्थानी भाषा का जो उपन्यास है वह कौन सा? कनक सुंदरी। राजस्थानी भाषा का पहला जो नाटक है, जैसे विलासी जीवन, विलासी जीवन के नाटक क्या होता है? तो विलास पूर्वक जीवन यापन करना नाटक होता है। नाटक कौन सा? केसरी विलास है। राजस्थानी नाटकों का जनक किसे कहते हैं? कन्हैयालाल पंवार को। कन्हैयालाल जी पंवार को राजस्थानी नाटकों का जन्मदाता कहते हैं। राजस्थानी भाषा की पहली जो फिल्म थी वह कौन सी थी? नजरानो। अब चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थानी का जो साहित्य है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? सबसे पहले राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठा की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहते हैं। तो राजस्थानी साहित्य को निम्न रूप में डिवाइड किया गया है। देखो, एक तो है प्राचीन काल, एक पूर्व मध्य काल, एक उत्तर मध्य काल, एक आधुनिक काल है। प्राचीन जो काल है ना, उसमें क्या है, जो ग्रंथ लिखे गए थे, समय है कौन सा? 1050 से लेकर के 1450 तक जितने साहित्यकारों ने जो ग्रंथ लिखे हैं अपने राजा की, अपने स्वामी की प्रशंसा में लिखे हैं, इसे वीरता का काल कहते हैं, इसे वीर गाथा का काल कहते हैं। तो प्राचीन काल की जो थीम थी ना, वो क्या थी? वीरता की थी, इसे वीर गाथा काल कहते हैं। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, सॉरी यहां पढ़ेंगे, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तर मध्यकाल, एक कौन सा है? पूर्व मध्यकाल, एक कौन सा? उत्तर मध्यकाल। पूर्व जो मध्यकाल था उसमें भक्ति के ग्रंथ लिखे, हरिदास के, मीरा के, गुरु जाम्बू जी के, संत दादू दयाल जी के, कबीर जी के, पिप्पा जी के, सारे भक्ति ग्रंथ लिखे गए थे। लेकिन उत्तर मध्यकाल है, उसमें जो ग्रंथ लिखे गए थे ना, वो श्रृंगार के, रीति के, नीति के ग्रंथ लिखे गए थे। जो भक्ति काल का टाइम पीरियड है वो 1450 से 1650 तक का है, जबकि जो श्रृंगार रीति का पढ़ेंगे ये 1650 से लेकर के 1850 तक का है। और इसके बाद में इसी टाइम पीरियड को ही कहा जाता है राजस्थानी भाषा का गोल्डन एरा कहते हैं। और आधुनिक जो काल है 1857 के बाद में, जो मॉडर्न, जो ब्रिटिश सत्ता के विरोध में जनमानस में जो विरोध स्वर उठा, वो जो ग्रंथ लिखे गए थे वो किस में आ जाते हैं? आधुनिक साहित्य काल के अंदर आ जाते हैं। और अब है हमारे साहित्य की विधा, साहित्य लिखने की जो विधाएं हैं, हम बात करेंगे विधा कौन कौन सी है। सबसे पहले जो विधा पढ़ेंगे कौन सी? ख्यात। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता के जो उन्होंने युद्ध अभियान पे किए, जो उन्होंने इमारतें बनाई, तो उनकी प्रशंसा में उनके जो साहित्यकार थे ना, अपने स्वामी की प्रशंसा में जो ख्याति लिखी थी उसी को क्या बोलते हैं? ख्यात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दयालदास ख्यात राजस्थान के अंतिम ख्यात है ये। और इसमें क्या बीकानेर का इतिहास मिलेगा, जो कि बिक्का से लेकर के अनूप सिंह का था। और इसी प्रकार से मुनत नैणसी की ख्यात राजस्थान की पहली ख्यात मानी जाती है। राजस्थान की अधूरी ख्यात मानते हैं कौन सी? मुनत नैणसी को। मुनत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल भी कहा जाता है, और मुनत नैणसी ने लिखी थी। और इसके बाद में बांकीदास ख्यात, बांकीदास आसिया ने लिखी थी, ईमान सिंह के दरबारी थे, और इन्होंने लिखाया था, इन्होंने ग्रंथ लिखा था आयुराज अंग्रेजों मुल्क राव पर, जब मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ साख संधि कर ली। इसके अलावा जोधपुर की ख्यात भी है, आईदान टेमड़िया जी की है, मारवाड़ की ख्यात भी है, और मुंडियार की ख्यात भी है, जो कि नागौर में पड़ता है। यहाँ पे मुंडियार गांव के चैनदान बारट के द्वारा लिखी गई है मुंडियार ख्यात। वचनिका, साहित्य का एक ऐसा रूप जिसमें साहित्य गद्य में भी हो और पद्य में भी हो, जिसको संस्कृत में चंपू काव्य कहते हैं, वो क्या? वचनिका। राजस्थान की आज तक की सबसे बेहतरीन जो वचनिका रही है वो अचलदास खिचरी वचनिका रही है। और अचलदास खिचरी वचनिका किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन जी ने लिखी थी। और इसके बाद चलते आगे, महेश दास वचनिका भी है। दवावेत, यानी कि साहित्य का एक ऐसा वर्ड, इस साहित्य जिसमें राजस्थानी भाषा के साहित्य के साथ साथ में उर्दू और फारसी का भी समावेश हो। राजस्थानी भाषा के साथ में उर्दू और फारसी का भी मिश्रण होता है, उसको क्या बोलते हैं? दवावेत कहते हैं। जैसे अखमाल देवड़ा दवावेत, महाराणा जवान सिंह दवारेत है। जमाल क्या है? जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, जिसमें पहले तो पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। जैसे राव इंद्र सिंह जी जमाल प्रसिद्ध है। वात, कोई व्यक्ति कहानी कहता है, कोई व्यक्ति कहानी कहता है, उसको क्या बोलते हैं? बात कहते हैं। जो कहानी सुनता है बीच में हुंकारा बता रहता है, वो क्या जाएगी? बात आ जाएगी। जैसे अमर सिंह जी बात, बाबूजी री बात, कन्नड़ देरी बात, अचलदास खिचरी बात आदि प्रमुख है। झूलना क्या है? झूलना राजस्थानी का एक काव्य मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है,
और इतना आपसे बाकी गहरा नहीं पूछेगा। अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, गदसिरा झूलना, ये कुछ प्रसिद्ध झूलने हैं जो कि एक हमारा साहित्य का काव्य मात्रिक छंद है। पर्ची जो संतों ने साहित्य लिखा है, संतों का लिखा गया जो साहित्य जो हस्तलिखित है, अपने हाथों से लिखा गया है, संतों का अपने हाथों का जो ग्रंथ लिखा गया है उसको क्या बोल देते हैं, राजस्थानी भाषा में उसको पर्ची कहते हैं। जैसे संत हरिदास जी की पर्ची, नामदेव जी की पर्ची, तो संतों का जो साहित्य है उसको पर्ची कहते हैं। प्रकाश किसी व्यक्ति ने कोई उपलब्धि अर्जित की है तो उसकी उपलब्धियों को गिनना, उसकी उपलब्धियों को पढ़ना, उसकी उपलब्धियों के ऊपर प्रकाश डालना, वो क्या आता है, प्रकाश आ जाता है। नेक्स्ट मर्ष्य किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के मरने के बाद में, उसके मरने के बाद में उसके पीछे जो गीत गाए जाते हैं या जो उसके पीछे साहित्य लिखा जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के मरने के बाद में जो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं हरजस, हरजस कहते हैं ना, हरजस कहते हैं। लेकिन किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के मरने के बाद में उसके लिए शोक व्यक्त करने के लिए जो साहित्य लिखा जाता है ना, उस साहित्य को क्या बोलते हैं, मर्ष्या कहते हैं। ये प्रश्न आज को एग्जाम में राणे जगपत्रा मर्ष्या, राणे जगपत्रा मर्ष्या प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी की मृत्यु के ऊपर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। राणे जगपत्रा मर्ष्या, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर यह शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। आगे रूपक किसी वंश या व्यक्ति विशेष के उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति को क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट देख लेना, पर्ची हो गया, रूपक हो गया, वचनिका हो गया। रासो, रासो क्या है, पूर्वी राजस्थान में भाटों के द्वारा साहित्य जो लिखा गया वो क्या कहलाता है, रासो कहलाता है। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध आदि का वर्णन है उसके रासो कहते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, बिसलदेव रासो नरपति नालक का, संगत रासो गिरधर आसिया का, खुमान रासो दलपत विजय का, रतन रासो कुंभकर्ण का, हमी रासो सारंगधर और जोधराज का, सारंगधर और जोधराज का। तो इस प्रकार से ग्रंथ लिखे गए। नेक्स्ट है विगत, कोई बात पीछे बीत चुकी है, जो पास्ट हो चुका है, पीछे जो कल बीत चुका है, जो पीछे पास्ट हो गया, उसको साहित्य के रूप में लिखेंगे, वो क्या बोलेंगे, विगत कहेंगे। जैसे मारवाड़ रे प्रगनारी विगत, तो ये पीछे का बीत चुका कल होता है। आगे वेली, वेली इंपॉर्टेंट है भाई। वेली ग्रंथ वेलियों छंद में लिखे हुए हैं और इनके बहुत सारे विषय होते हैं और विशेष तौर पर धार्मिक विषय। जैसे महादेव गोरीरी वेली धार्मिक विषय है और वेली किशन रुक्मिणी ये धार्मिक विषय है। तो ये कुछ प्रसिद्ध है, जैसे महादेव गोरीरी वेली किसना ने लिखी है, वेली किशन रुक्मिणी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी, राव रतनरी वेली। तो ये सारा जो ग्रंथ पढ़ेंगे विशेष तौर पे धार्मिक विषय रहा है ये। और इसके बाद में क्या है, साखी, साखी जो शब्द है साक्षी से बना है। इसमें संत कवियों ने अपने जो भी अनुभव का वर्णन किया, ज्ञान का वर्णन किया, वो क्या कहलाता है, साखी कहलाता है। जैसे कबीर जी की साखियां प्रसिद्ध है। अब है श्लोका, अब इसके बाद पढ़ेंगे श्लोका। अब पढ़ेंगे श्लोका। श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। ऐसे लोग जो साधारण पढ़े लिखे हैं, इतना साहित्य का ज्ञान नहीं है, साधारण पढ़े लिखे लोगों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, अपनी भावनाओं को आम जन तक पहुंचाई है, वो क्या कहलाते हैं, श्लोका कहलाते हैं। अमर सिंह जीरा श्लोका, अजमाल जीरा श्लोका, राठौड़ कुशल जीरा श्लोका, भाटी केर सिंह जीरो श्लोका। अब है राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन। राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन के तौर पे कितने भागों बांटा गया, 5 भागों में राजस्थानी साहित्य को 5 भागों बांटा गया है। एक तो है जैनों का साहित्य, एक चारण साहित्य, एक ब्राह्मण साहित्य, एक संतों का साहित्य और एक पढ़ेंगे लोकजन का साहित्य। तो साहित्य के इसके 2 प्रमुख भाग हैं, एक तो कौन सा जैन साहित्य, एक कौन सा चारण साहित्य। विशेष तौर पर जैन साहित्य जैन धर्मावलंबियों के द्वारा, जिसमें जैन आचार्यों ने, मुनियों ने, यतियों ने तथा जैन धर्मों से प्रभावित होकर के साहित्यकारों के द्वारा जो वृहद मात्रा में जो साहित्य लिखा गया वो जैन, जैसे उदित सूरी, हेमचंद सूरी, हम अपने पढ़ सकते हैं, भारतीय सर बाहुबली घोर, वज्रसेन सूरी है, शालिभद्र सूरी है। तो जैन विद्वानों का जो साहित्य लिखा गया है वो जो साहित्य ग्रंथ है वो किस में आ जाएगा, जैन साहित्य में आ जाएगा। जैसे हेमचंद्र सूरी का है या जिनभद्र सूरी का हस्तलिखित ग्रंथ का पड़ा हुआ है, जैसलमेर में है। तो ये सारे क्या जैन साहित्य के पूर्व जैन साहित्य के साहित्यकार आ जाते हैं। नेक्स्ट के चारण साहित्य। तो राजस्थानी साहित्य तो वृहद कोश और हमारे लिए कह सकते हैं एक प्रकार से देदीप्यमान, एक हमारे लिए ओज है, वो है चारणों का साहित्य। जैसे सीताराम जी लालस का नाम है, केसरी सिंह जी बारठ का नाम है, शंकरदान जी सामोर का नाम है, गिरधर जी आसिया का नाम है, आईदान जी भाटी का पढ़ते हैं। इनका बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान है। तो राजस्थान की चारण जाति के द्वारा, चारण जाति के विरुद्ध गायक जातियों के द्वारा रचित अनन्य कृतियों को सम्मिलित करते हुए चारण साहित्य कहते हैं। चारण साहित्य मुख्यतः
पद्य रचना में रचा गया है। तो रचना कौन सी, गद्य या पद्य? पद्य रचना में लिखा गया है। इसमें वीर रचनात्मक कृतियों का बाहुल्य है। सूर्यमल जी मिश्रण साहब का है, बांकीदास जी का हो गया, करणीदास जी का हो गया, शंकरदास जी सामोर का हो गया, श्यामल दास जी दूधवाड़िया का हो गया। ये सभी क्या है, चारण साहित्य के साहित्यकार आते हैं। और है ब्राह्मण साहित्य, ये बहुत छोटा सा है, ये साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही कम लिखा गया है। जैसे कानड़ देव प्रबंध किसने लिखा? पद्मनाभ ने लिखा। बिसल देव राष्ट्र किसने लिखा? नरपति नारायण ने लिखा। रणमल छंद किसने लिखा? श्रीधर जी व्यास ने लिखा। अब इसके बाद पढ़ेंगे संत साहित्य। मध्य काल में, भक्ति काल के अंदर जितने भी सगुण और निर्गुण धारा के अंदर संत थे, उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे हैं सारे किसमें आ जाएंगे? भक्ति काल के अंदर, संत साहित्य के अंदर। जैसे कि अब बात करेंगे लोक साहित्य। लोक साहित्य गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ये सामान्य जनमानस की काम किया है। अब संतों के साहित्य देख लो एक बार जरा, संतों के साहित्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे मीराबाई की बात करेंगे, मीरा पदावली, राग गोविंद, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा जी ने रूसणु, ये सारे किसके हैं? मीराबाई के साहित्य। दादू जी वाणी, दुआ, कायाबेली, संदूकड़ी ग्रंथ लिखा दादू जी ने है ढूंढाड़ी भाषा में। और सतदास जी ने हरडेवाणी ग्रंथ लिखा, रजब जी ने अंगु वधु सर्वंगी रचना लिखी है, रजब वाणी लिखी है, सुंदरदास जी ने ज्ञान समुद्र ज्ञान सविया ग्रंथ की रचना की है। ये सारे संत साहित्य में आते हैं। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय में ग्रंथ कौन सा है? योगनिकोल ग्रंथ लिखा गया है। जसनाथ जी की पढ़ेंगे, सिंबुदड़ा, कोड़ा, जलम झूलरो, सिद्ध रुस्तम जीरो लोको, गोरख छंदो, सारे ग्रंथ इनके लिखे गए हैं। झाम्बो जी की बात करेंगे तो बिश्नोई संप्रदाय के अंदर ग्रंथ आते हैं, जम संहिता, जम सागर, जम वाणी। ये जाम्बो जी के उपदेश, उनके वचन हैं, और इनके उपदेश या वचन को लिपिबद्ध किसने किया? संत परमानंद बेनीवाल के द्वारा इनको लिपिबद्ध किया गया है। और रामचरण जी ने लिखा है अर्नब वाणी। तो रामचरण जी का जो ग्रंथ है वह कौन सा? अर्नब वाणी है, और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। प्रमुख संत चरणदास जी ने लिखा है ब्रह्म सागर, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म चरित्र। संत मावजी ने चोपड़ा लिखे हैं, और चोपड़ा के कितने पार्ट हैं? 5 भाग हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ दिवाली पे ही पढ़े जाते हैं, ओनली दिवाली पे इनको पढ़ते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? यह बागड़ी भाषा में लिखे गए हैं। पिप्पा जी ने जोग चिंतामणि ग्रंथ रचना की है, रैदास ने पर्ची लिखी है, सेज्जोबाई ने सहज प्रकाश वाला तिथि लिखा है, दयाबाई ने दयाबोध लिखा है, गौरीबाई ने कीर्तनमाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की रचना की है, हरिदास जी ने साकी भक्त बिरदावली भरतरी समाज की रचना की है, और लालदास जी ने वाणी लिखी है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की पक्षधर है। इसी प्रकार से उत्तर मध्य काल के अंदर बात करेंगे, श्रृंगार, रीति, नित्य काल कहते हैं। और बड़ा जो साहित्यिक नाम आता है तो बिहारी का आता है, जिसने बिहारी सतसई लिखी थी। और यहाँ पढ़ेंगे, और इसे राजस्थानी का स्वर्ण युग मानते हैं। पेपर में पूछ ले राजस्थानी का गोल्डन एरा किसे कहते हैं? तो उत्तर मध्य काल को कहते हैं। हमारी राजस्थानी का गोल्डन एरा कहा जाता है उत्तर मध्य काल को। 16वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी का टाइम पीरियड राजस्थान के साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है ये। अब देखो आधुनिक जो काल है, आधुनिक काल पढ़ेंगे 1850 से लेकर के अब तक का है। इसमें आजादी के बाद स्वतंत्रता की बात करेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम में 1857 का संग्राम हुआ। उसके बाद में ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट जनमानस की जो रचनाएं जो उन्होंने साहित्यिक रूप में इसमें लिखी थी, वो सारा किसके अंदर आ जाएगा? आधुनिक काल के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आयोराज अंग्रेज मुल्क के ऊपर है, या हम बात करेंगे इसके जो अलावा बात करते हैं सूर्यमल जी मिश्रण का है, वीर सतसई, आयुराज अंग्रेज मुल्क के ऊपर। ये सारी रचनाएं हैं जिसके माध्यम से समाज में एक नई चेतना का, एक जागृति का काम किया है इन साहित्य ने है। तो ये है। और अब इसके बाद में 19वीं शताब्दी के मध्य में बूंदी के सूर्यमल जी मिश्रण, राजस्थान के भूषण ने वीरस कविता को पुनर्जीवित किया, और राजस्थान के राज्य कवि हैं। और इनका जो बर्थ हुआ था वह हरना गांव में जन्मे थे, जो कहाँ आता है? बूंदी के अंदर आता है। रामनाथ जी कविया जो कहाँ से? अलवर से थे। इन्होंने द्रौपदी विनय और पाबूजीरा सोठा की रचना की है। इसके अलावा गीता पतंजलि के योग सूत्र का मेवाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया? महाराजा चतुर सिंह जी ने किया। इसके अलावा सेनानी मांगे निशानी, सिर काट के रख दियो छत्राणी, किसने लिखी? मेघराज जी मुकुल ने लिखी, जो कहां से? चूरू से थे। कवि उमरदान जी ने विक्रमी संवत 1956 के 56वें अकाल का वर्णन किया है। और इसके अलावा आधुनिक काल में राजस्थानी भाषा का वृहद शब्दकोश लिखने का महत्वपूर्ण कार्य जोधपुर के सीताराम जी लालच ने किया, जो कुल कितने खंडों में लिखा गया है? तो 11 खंडों में लिखा गया है। और इन्हीं के साथ में हिंगलाजंद नाथ कविया और शंकरदास जी सामोर का नाम भी एक बड़े स्तर के ऊपर लिया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्रत्यक्ष प्रयासों के साथ साथ अपने प्रेरक राज्यों के माध्यम से
योगदान देने वाले प्रसिद्ध कवि केसरी सिंह जी बारहट, जिन्होंने चेतावनी रचुंगठिया, विजय सिंह जी पथिक, माणिकलाल जी वर्मा जिन्होंने पंछिड़ा गीत, जयनारायण जी व्यास, जन कवि गणेशी लाल व्यास व हुलासी आदि प्रसिद्ध हैं। तो ये अपने अभी तक पार्ट 1 पढ़ा है। अगली क्लास में मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4। 4 पार्ट के अंदर ये आपका साहित्य कंप्लीट हो जाएगा, दी बेस्ट करा देंगे और अप टू डेट वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कंप्लीट इफेक्ट आपके यहाँ पे पूरे होंगे, ये श्योर है। तो इस क्लास के बाद में पार्ट 2 का वेट करोगे, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू।